कि आवेश के लिए जो कूलॉम का नियम है ये बिंदु आवेश के लिए दिया गया, स्थिर बिंदु आवेश के लिए दिया गया। अब बिंदु आवेश किसे कहते हैं? तो क्लास 11th में आपने पढ़ा है बिंदु वस्तु। बिंदु वस्तु क्या बताया गया था आपको? क्या बताया गया था? बिंदु वस्तु मतलब यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी उसके स्वयं के विमा की तुलना में बहुत अधिक हो तो उस वस्तु को हम कहते हैं बिंदु वस्तु। या यदि किसी वस्तु की विमा मतलब उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, यदि किसी वस्तु की विमा उस वस्तु द्वारा तय की गई दूरी की तुलना में बहुत कम हो तो उस वस्तु को बिंदु वस्तु कहते हैं। उसी तरीके से है बिंदु आवेश। बिंदु आवेश ये दो आवेशों के बीच की दूरी उनके स्वयं के आकार की तुलना में अधिक हो तो उन आवेशों को बिंदु आवेश कहते हैं। या ये बोल सकते हैं यदि दो आवेशों का आकार उनके बीच की दूरी की तुलना में बहुत कम हो तो उन आवेशों को बिंदु आवेश कहते हैं। और कूलॉम का नियम बिंदु आवेशों के लिए ही दिया गया, वो भी स्थिर बिंदु आवेशों के लिए। इसके आधार पर मान लीजिए दो बिंदु आवेश है, ये एक बिंदु आवेश है जिस पर आवेश की मात्रा है Q1, ये एक दूसरा बिंदु आवेश है जिस पर आवेश की मात्रा है Q2 और इनके बीच की दूरी है R। तो इन दोनों बिंदु आवेशों के मध्य में या तो आकर्षण बल लगेगा या तो प्रतिकर्षण बल लगेगा। या आकर्षण बल लगेगा कि प्रतिकर्षण बल लगेगा? यदि सजातीय आवेश होंगे तो प्रतिकर्षण बल और विजातीय आवेश होंगे तो आकर्षण। तो उनके मध्य कितना आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लगता है वो बताने के लिए ही दिया गया ये नियम है, जिसके आधार पर ये कहा गया है कि किन्हीं भी दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन बिंदु आवेशों के परिमाण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या? किन्हीं भी दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन बिंदु आवेशों के परिमाण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब यदि आवेशों का परिमाण अधिक होगा, आवेश की मात्रा अधिक होगी तो लगने वाला बल अधिक होगा, और यदि आवेश की मात्रा कम होगी तो लगने वाला बल कम होगा। और दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, तो आवेशों के बीच की दूरी कम होगी तो लगने वाला बल अधिक होगा, दूरी अधिक होगी तो लगने वाला बल कम होगा। इसको हम इस तरह फॉर्मूले के रूप में लिखें तो माना दो बिंदु आवेश Q1 एवं Q2 एक दूसरे से R दूरी पर हो तो उनके मध्य लगने वाला बल, उनके मध्य लगने वाला बल या स्थिर विद्युत बल F प्रोपोर्शनल Q1 into Q2 और F प्रोपोर्शनल 1/r²। अभी दोनों को मिला के लिखें तो लिखेंगे F प्रोपोर्शनल Q1 into Q2/r²। ये प्रोपोर्शनल साइन हटा के हम बराबर का चिन्ह लगाते हैं तो एक नियतांक लिखते हैं F बराबर स्मॉल a Q1 Q2/r², जहां पर k जो है एक आनुपातिक नियतांक है, आनुपातिक नियतांक जिसका मान मात्रक पद्धति और माध्यम पर निर्भर करता है। मात्रक पद्धति और माध्यम
होता है। जैसे ऐसा ही पद्धति में वायु या निर्वात के लिए इसका मतलब समझे? और इसका मतलब ये है कि इसमें बल को, आवेश को, दूरी को, ये सबको ऐसे ही पद्धति में मापा जाए और दोनों बिंदु आवेशों के बीच में वायु या निर्वात हो। जैसे ये दो बिंदु आवेश, इनके बीच में कोई माध्यम नहीं, वायु या निर्वात है, और ऐसे ही पद्धति में सबको माप रहे हैं, बल को, आवेश को, दूरी। तो स्मॉल के का मान क्या होगा? तो स्मॉल के का मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, या इसका मान हम ये भी लिखते हैं 9 × 10⁹ मात्रा के का मात्रक बताना आपने को, तो के बराबर F × R² और Q1 उसके आधार पर मात्रक हो जाएगा ये 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। जहां पर ये एप्सिलॉन 0, जहां एप्सिलॉन 0 वायु या निर्वात के निरपेक्ष विद्युतशीलता है, वायु या निर्वात, वायु या निर्वात की निरपेक्ष विद्युतशीलता जिसको अपन बोलते हैं एब्सोल्यूट परमिटिविटी। और इसका मान होता है, एप्सिलॉन 0 का मान होता है 8.854 × 10⁻⁻12 मात्रक। एप्सिलॉन 0 का मात्रक बता रहे थे, इसका व्युत्क्रम हो जाएगा, तो मात्रक होगा कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये स्मॉल के का मान किसके लिए? जब हम ये सारी राशियों को ऐसे ही पद्धति में माप रहे हैं और इन दोनों बिंदु आवेशों के बीच में वायु या निर्वात का माध्यम है, तो लगने वाले बल के लिए एप्सिलॉन के का मान ये बताया गया, यहाँ पे एप्सिलॉन 0 का मान। अब यदि हम ये मान इसमें रख दे, इसलिए बल F बराबर हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 × Q1 Q2 R²। कितना? न्यूटन। या इसका ऐसा भी लिख सकते हैं, F बराबर, इसका मान लिखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान क्या है? 9 × 10⁹ तो 9 × 10⁹ × Q1 Q2 R²। तो ये ऐसा ही पद्धति में वायु निर्वात में दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाले बल का मान। और यदि हम दोनों बिंदु आवेशों के बीच में कोई माध्यम हो, तब क्या लेंगे? तो यदि कोई माध्यम हो, कोई माध्यम मतलब जैसे दो बिंदु आवेश है, इनके बीच में लकड़ी है, अबरक है, मोम है, कागज है, प्लास्टिक है, इस प्रकार का कोई माध्यम, यदि कोई माध्यम हो तो स्मॉल के बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन, या हम इसको लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 कैपिटल, जहां एप्सिलॉन यह है क्या? तो एप्सिलॉन है उस माध्यम की निरपेक्ष विद्युतशीलता, माध्यम की निरपेक्ष विद्युतशीलता। यहाँ पे एप्सिलॉन बराबर किसके है?
तो इससे यदि तुलना करते हैं तो एप्सिलॉन बराबर है एप्सिलॉन 0 कैपिटल की। यहाँ पे इस कैपिटल की को हम बोलते हैं कैपिटल के माध्यम का परावैद्युतांक, माध्यम का परावैद्युतांक। माध्यम का परावैद्युतांक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम। एक नियत राशि होती है, अलग अलग माध्यम के लिए इसका मान अलग अलग होता है। तो यदि हम कोई माध्यम रखते हैं तो स्मॉल के का मान ये लिखते हैं तो ये लिखते हैं। तो यदि ये लिख दिया जाए तो लगने वाला बल, इसलिए बल F बराबर हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 कैपिटल के इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब ऐसा लिखेंगे और यदि हम इसमें 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान लिखें तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान क्या है 9 × 10⁹। तो लगने वाला बल, तो बल F बराबर हो गया 9 × 10⁹ अपॉन कैपिटल के इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर न्यूटन। ये सब किसके लिए है? ऐसा ही पद्धति में वहां पर कर। और यदि हम सीजीएस पद्धति में, सीजीएस पद्धति में वायु निर्वात के लिए, वायु निर्वात के लिए स्मॉल के का मान होता है 1। इसलिए बल F बराबर क्या लिखा गया Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। इतना डाइन, क्योंकि सीजीएस पद्धति बल का मात्रा डाइन होता है। तो स्मॉल के का मान 1 लिख दिए ये हो जाएगा, क्योंकि यहाँ स्मॉल के की जगह 1। या फिर इससे भी हम तुलना करते हैं तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 की जगह क्या लिखे 1 लिखे, या 9 × 10 को 9 की जगह क्या लिखे 1 लिख दिए। तो सीजीएस पद्धति में जब बिंदु अंशों के बीच में वायु निर्वात है तब लगने वाले बल का मान इस फॉर्मूले से जाता है। और यदि कोई परावैद्युत माध्यम हो, यदि परावैद्युत माध्यम हो, परावैद्युत माध्यम मतलब अभी मैंने कुछ परावैद्युत पदार्थ के नाम आपके सामने रखे थे। परावैद्युत पदार्थ मतलब ऐसा पदार्थ जो कि विद्युत प्रभाव को दर्शाता है लेकिन अपने में से विद्युत धारा को प्रवाहित नहीं होने देता, उसको हम कहते हैं परावैद्युत पदार्थ। क्या? वे पदार्थ जो कि विद्युत प्रभाव को दर्शाते हैं लेकिन अपने में से विद्युत धारा को प्रवाहित नहीं होने देते, उन्हें हम कहते हैं परावैद्युत पदार्थ। जैसे लकड़ी, अभ्रक, मोम, कागज, प्लास्टिक, रबर, कांच, ग्लिसरीन, आसुत जल वगैरह। तो परावैद्युत पदार्थ यदि है तो स्मॉल के का मान हम लिखते हैं 1/कैपिटल। तो तब हम स्मॉल के की जगह क्या लिखेंगे 1/कैपिटल। इसलिए बल F बराबर हो गया 1/कैपिटल के इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। इतना डाइन। ये सीजीएस पद्धति में किसी परावैद्युत पदार्थ के लिए लगने वाले बल का है। ये सीजीएस पद्धति में जब बिंदु अंशों के बीच वायु निर्वात का माध्यम है तो लगने वाले बल का मान। कूलॉम का नियम अलग अलग तरीके से व्यक्त किया गया। ऐसा ही पद्धति में जब वायु निर्वात हो तो लगने वाले बल के लिए स्मॉल के का मान क्या लिखे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 या 9 × 10⁹। तो लगने वाले बल का मान बराबर हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 अपॉन R स्क्वायर न्यूटन। मान रखिए 9 × 10⁹ Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर न्यूटन। और यदि कोई विद्युत रोधी या परावैद्युत माध्यम है तो स्मॉल के की जगह हमने क्या लिख दिया 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। यहाँ पे एप्सिलॉन 0 को कहते हैं उस माध्यम के निरपेक्ष विद्युत क्षेत्र और एप्सिलॉन का मान होता है एप्सिलॉन 0 कैपिटल। एप्सिलॉन बराबर एप्सिलॉन 0 कैपिटल की। आप इस कैपिटल की को क्या बोलते हैं माध्यम का परावैद्युतांक। क्या आगे आपको बताया जाएगा कि ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता क्या है। अभी बस ध्यान रखिए, एक
नियतांक जो कि अलग अलग माध्यम के लिए अलग अलग लेकिन नियत होता है। तो जब हम ये मान लिखते हैं तो लगने वाला बल बराबर हो गया 1/4πε0 कैपिटल P इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर न्यूटन। अब यहाँ पे 1/4πε0 की जगह मान लिखिए, 1/4πε0 की जगह मान क्या 9 to 10 को 9, तो 9 to 10 को 9 ये मान लीजिए, तो बल है बराबर 9 × 10⁻⁹ इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर न्यूटन। यदि हम सीजीएस पद्धति मापें तो सीजीएस पद्धति में वायु निर्वात के लिए स्मॉल k का मान क्या लिख दिया गया 1, तो फॉर्मूला हो गया ये। और यदि कोई विद्युत दिया पराविद्युत माध्यम है तो स्मॉल k की जगह लीजिए 1 अपॉन कैपिटल K। यहाँ पे कैपिटल K क्या है, तो कैपिटल K है माध्यम का पराविद्युत। तो कूलाम के नियम को व्यक्त करने का तरीका इसमें हम अक्सर उपयोग करेंगे, चाहे इस फॉर्मूले का, चाहे इस फॉर्मूले का, चाहे इस फॉर्मूले का उपयोग करेंगे। अब इस आधार पे देखा जाए यूनिट चार्ज की डेफिनेशन, एकांक आवेश की परिभाषा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, यूनिट चार्ज से पहले आपको कूलाम के नियम की सीमाएं बता दूं। लिमिटेशन ऑफ कूलम्स लॉ क्या क्या है, तो कूलाम के नियम की कुछ एक सीमाएं हैं। मैंने पहले बताया कि कूलाम का नियम किसके लिए है, स्थिर बिंदु आवेशों के लिए। तो पहली कंडीशन, पहली लिमिटेशन तो ये होगी कि कूलाम का नियम स्थिर बिंदु आवेशों के लिए ही सत्य है, गतिशील आवेशों के लिए नहीं। दूसरी चीज, बिंदु आवेशों के बीच की दूरी किलोमीटर की कोटि की नहीं होनी चाहिए। किलोमीटर की कोटि की नहीं होनी चाहिए मतलब 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर ऐसा नहीं होना चाहिए, अन्यथा गुरुत्वीय बल ज्यादा प्रभावी होगा या गुरुत्वीय बल जो है प्रभावित करेगा लगने वाले बल। तीसरा, बिंदु आवेशों के बीच की दूरी बहुत कम भी नहीं होनी चाहिए, 10⁻⁻50 मीटर, 10⁻15 मीटर से ये दूरी कम नहीं होनी चाहिए। 10⁻15 मीटर से दूरी कम होगी तो नाभिकीय बल ज्यादा प्रभावी होगा, तो ये इसकी लिमिटेशन है।